तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सॉलिड स्टेट में 3 टॉपिक, जिसमें कि पहला टॉपिक होगा यूनिट सेल के एज लेंथ और उनके रेडियस, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, उनके बीच में संबंध रहेगा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप देखते होंगे बुक में, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कि किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। इनके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में प्रूव करने के लिए भी आपको मिल सकता है। सपोज कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी वो प्रूव करो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यूनिट सेल के डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, उनका प्रूफ क्या होता है। हालांकि इन टॉपिक से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है कि कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल या किसी भी यूनिट सेल के लिए बात करें तो हम जानते हैं यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा होता है। आप सपोज कर लो यहाँ पर ये हमारा कोई, मान लो कि ये हमारा सॉलिड है, ठीक है ना, और इस सॉलिड में कितने यूनिट सेल निकल सकते हैं तो वो निकाल के आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये स्क्वायर यूनिट सेल निकला, एक तो ये निकला स्क्वायर यूनिट सेल, यहाँ भी निकल गया एक स्क्वायर यूनिट सेल, यहाँ भी निकल गया स्क्वायर। ये आगे भी इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से रहेगा बढ़ता हुआ। हम लोग को इसके एंड को नहीं सोचना है कि कहाँ इसका एंड है, ठीक है। अब मान लो कि हम इसमें सिलेक्ट करते हैं ये वाला एटम, ये वाला एटम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो ज़रा देखो, हम इस यूनिट सेल को देखें तो इसमें भी ये वाला एटम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों यूनिट सेल में ये वाला एटम है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करें, बोलेंगे इसमें कितने एटम हैं, तो हम इस पूरे एटम, चूंकि इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर ये पूरा एटम है, तो इसको पूरा 1 नहीं गिनेंगे। अगर इस यूनिट सेल के हिस्से में ये एटम कितना आया है तो हम लोग इसको 1/4 बोलेंगे। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये 1/4 है। और टोटल एक यूनिट सेल को अगर देखते हैं हम लोग आकर के, तो यहाँ पर एक यूनिट सेल के हिस्से में कुछ इतने एटम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बोलो है हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो यानी 4 मल्टीप्लाई विथ 1/4 इज इक्वल टू 1। यानी इस पूरे यूनिट सेल में कितने एटम दिख रहे हैं हमको, वास्तव में कितने एटम है, तो एक एटम है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर पर 1/4 का शेडिंग हो रहा है, 2 डायमेंशनल इस क्रिस्टल में, ठीक है, 1/4 का शेडिंग हो रहा है। सपोज कि इसके बॉडी में अगर एक एटम होता तो ये किसी और के साथ में शेयरिंग नहीं कर रहा है, इसलिए कंप्लीटली इसको 1 गिनते, तब बोलते कॉर्नर का मिलाकर के 1 हुआ और बॉडी का 1 हुआ, मिलाकर के हो गया यहाँ पर टोटल कितना, 2 एटम हो गया। इसी तरह से क्यूबिक यूनिट सेल में भी यहाँ पर क्या है कि पढ़ना पड़ता है हम लोग को कि उनमें एटम्स का जो है डिफरेंट पोजिशन में शेयरिंग क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए मास ऑफ यूनिट सेल की ही बात करें, एक एटम का मास दिया हुआ रहे, तो कैसे पता करोगे भाई? तो वहाँ पर तो देखना पड़ेगा ना कि उस यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम हैं। तो कई सारे उसके अंदर में जो एटम होंगे उसका हिस्सा बाहर भी निकला हुआ रहेगा, तो बाहर वाले हिस्से को तो हमको नहीं लेना है। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा कितना शेयर्ड पार्ट जो है उस यूनिट सेल के अंदर में है। तो आज के इस टॉपिक का शुरुआत हम लोग करने वाले हैं यूनिट सेल के डिफरेंट पोजीशन में एटम्स का जो शेयरिंग होता है उससे, ठीक है ना। तो यहां पर एक हेडलाइन बनाइएगा, शेयरिंग ऑफ एटम्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ एटम्स ऑन डिफरेंट पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली क्यूबिक की बात करेंगे, एक हम हेक्सागोनल में भी दिखा देंगे आपको हम। तो यूनिट सेल के डिफरेंट पोजीशन पर क्या होता है एटम का शेयरिंग, उसकी बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग एटम्स एट कॉर्नर्स की, एटम्स एट कॉर्नर्स की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक फोटो बना रहे हैं आपके सामने, अच्छे से देखिएगा जरा सा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्यूब की, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। इसके बगल में एक और क्यूबिक यूनिट सेल डाल देते हैं ताकि क्यूबिक क्रिस्टल बन जाए। ये बन गया। इसके नीचे भी एक क्यूब डाल देते हैं, ठीक है। इसके भी नीचे डाल देते हैं क्यूब, ठीक है। इन सभी क्यूब के कॉर्नर्स पर क्या होंगे, तो इन सभी क्यूब कॉर्नर्स पर एटम होंगे। यहाँ पर ये सभी जगह पर यहाँ पर एटम्स हैं।
आप जानते हो ये बात। और सभी एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने पड़ोसी एटम से ये जुड़ा हुआ है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। आप अगर इमेजिन करोगे तो ये सभी जो है ऐसे करके, ये जो दो दो एटम के नीचे में जो लेयर बना हुआ है वो ऐसा है पोजीशन, और इसके ऊपर में जो ये दो दो लेयर हैं इसके ऊपर में हूबहू ऐसा ही एटम डालते जाओ, मिठाई के ऊपर मिठाई, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये 3 लेयर से बना हुआ एक क्रिस्टल है ना। जाहिर सी बात है, हम अगर यहाँ समझना चाहें अच्छे से तो ये देखो, इस एटम को अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसके राइट में एक एटम है, लेफ्ट में भी एक एटम है, ऊपर एटम है तो नीचे भी एटम है, पीछे एटम है, तो भाई इसके आगे भी तो क्रिस्टल होगा, यूनिट सेल होगा। तो इसके आगे भी इस तरह से यूनिट सेल होगा, ठीक है, आगे भी क्यूब निकला हुआ होगा। तो अगर हम गौर से इस कॉर्नर को देखें और तुमसे कहा जाए कि इस कॉर्नर की हेल्प से कितने यूनिट सेल बन सकता है, तो तुम तो अभी देख रहे हो स्पष्ट, एक तो ये वाला यूनिट सेल बना, दूसरा ये वाला बना, तीसरा ये वाला बना, चौथा ये वाला बना, और डेफिनेटली इसके आगे में जो एक डब्बा होगा जिसका ये वाला फेस कॉमन होगा, उसका भी तो, यानी 5वां यूनिट सेल का भी तो ये कॉर्नर कॉमन होगा। इसके आगे भी जो एक डब्बा होगा इधर निकला हुआ होगा, जो आगे की यूनिट सेल निकला हुआ होगा, उसका भी ये कॉर्नर कॉमन होगा। यानी 4 पीछे, और इस 4 कमरे के जस्ट पड़ोस में खड़ा हुआ 4 कमरा जिसका ये दीवार कॉमन होगा, तो जाहिर सी बात है ये कॉर्नर भी कॉमन होगा। तो टोटल इस कॉर्नर पर कितने कॉमन यूनिट सेल बन रहे हैं, तो बोलोगे सर 8 यूनिट सेल कॉमन बन रहे हैं। तो एक यूनिट सेल में यहाँ एक कॉर्नर पर एक एटम है, और एक यूनिट सेल यहाँ पर जो है कितना एटम ये गेन किया हो कॉर्नर का, तो एक एटम 8 यूनिट सेल में बटा, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। क्या कोई दिक्कत? ज़रा देखिए इस फिगर को, ये तो क्यूबिक की बात हो गई। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, ज़रा देखिए इस चीज़ को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा हेक्सागन है, ठीक है, ये हमारा हेक्सागन है, ठीक है। अब इसको जरा देखिए अच्छे से, इसके आगे भी एक क्रिस्टल बनाते हैं हेक्सागन का, ये भी हेक्सागन होगा। यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हेक्सागन होगा। ये नीचे में जस्ट ऐसे ही पूरा डब्बा फैला हुआ होगा, हेक्सागन के साइड में हेक्सागोनल डब्बा होगा। हम लोग एक लेयर की बात कर रहे थे, काफ़ी होगा। मान लो जी यहाँ पर एक एटम है, तो ये एटम देखो यहाँ पर 3 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से शेयरिंग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी 2 मंजिला हेक्सागोन होगा जी। क्रिस्टल जब हेक्सागोनल है तो भाई हेक्सागोन तो रिपीट करता होगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ऊपर की ओर भी ये नीचे वाला हो गया डब्बा, और इसके छत पर जो है ऊपर की ओर भी एक डब्बा जो है हेक्सागोनल डब्बा खड़ा होगा। तो डेफिनेटली ये वाला कॉर्नर जो अब है, नीचे में 3 यूनिट सेल से कॉमन था और ऊपर की भी 3 से कॉमन हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट सेल से कॉमन हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल के कॉर्नर पर जो एटम का शेयरिंग होता है वो होता है 1/6, और वही क्यूब के कॉर्नर पर एटम का जो शेयरिंग होता है वो होता है 1/8 होता है, ठीक है ना। तो क्यूब के कॉर्नर पर एटम सेट कॉर्नर की बात करें तो क्यूबिक के लिए 1/8 एक कॉर्नर, 4 ईच कॉर्नर, ठीक है। हेक्सागन के लिए बात करें, हेक्सागोनल के लिए बात करें तो कितना हो गया, 1/6 एट ईच कॉर्नर। यानी कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए एक कॉर्नर पर कितना होगा, एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर एटम कितने गिनेंगे हम लोग, 1/6 गिनेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक कॉर्नर में कितने एटम गिनेंगे हम लोग, 1/8 गिनेंगे। हमेशा के लिए याद रखोगे, हमेशा यही होगा, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, याद रहेगा ना जी, ठीक है। तो कॉर्नर की बात कर ली हम लोग। अब हम लोग अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी, तो फेस की बात करते हैं। जरा देखो अच्छे से, इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर से, तो हम लोग बात करते हैं फेस की, ठीक है। क्यूब के ही बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 की बात करते हैं, एटम्स एट फेस की बात करते हैं। जरा देखोगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्यूबिक की ही बात करें या किसी भी स्ट्रक्चर की भाई बात करेंगे, तो अगर ये एक रूम हो और इसके पड़ोस में एक ये रूम हो, फेस किसे कहते हैं, फेस कहते हैं सतह को। सतह मतलब ये हो गया
ये जो क्यूब में आपको 6 सतह दिख रहे होंगे, पीछे आगे लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे, मतलब कि ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये भी एक सतह है, ये भी एक फेस है कि नहीं है? नीचे भी है, ऊपर भी है, राइट भी, लेफ्ट भी है, राइट भी है, पीछे आगे सब जगह है। 6 फेस होते हैं एक क्यूब के लिए। अब अगर कोई एटम, मान लो कि ये तो कॉर्नर का एटम हो गया जो 1/8 शेयरिंग कर रहा है। अब अगर ये फेस पर कोई एटम हो तो डेफिनेटली है कि ये फेस चूंकि 2 यूनिट सेल में कॉमन है, एक फेस 2 यूनिट सेल में ही कॉमन हो सकता है। कोई पूछे कि घर के एक दीवार से कितने रूम कॉमन हो सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर मैक्सिमम 2 ही होगा। एक दीवार से मैक्सिमम 2 ही रूम बनाए जा सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर जी मेरे घर में तो एक दीवार है और 2 रूम तो था लेकिन हमने यहाँ 3 रूम बना दिया। ये नहीं है, ये क्या हो गया? एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। सिमेट्रिकल वहाँ कंडीशन है ना भाई, सिमेट्रिकल में एक दीवार से कितने कॉमन होंगे? 2 ही कॉमन होंगे, है ना? तो कंडीशंस मत लगा लेना अपने मन से। तो 2 ये जो एक एटम है, आधा इस ओर रहेगा, आधा किस ओर रहेगा? इस ओर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि क्यूब के केस में या किसी भी केस में जो फेस का एटम होता है, तो हम लोग क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक के लिए गिन लेते हैं। जो फेस का एटम होता है वो पर यूनिट सेल 1/2 होता है, फॉर ईच यूनिट सेल या फॉर ईच फेस बोल दे। तो एक यूनिट सेल के एक फेस पर कितने एटम गिनेंगे हम लोग? 1/2 एटम गिनेंगे। दिखने में तो लगेगा पूरा का पूरा स्फीयर, लेकिन गिनेंगे कितना? उसको आधा गिनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके हिस्से में आधा ही है। तो यहां पर नंबर 3 की बात करते हैं, इन बॉडी सेंटर। इन बॉडी सेंटर ध्यान दोगे, बॉडी सेंटर की बात करें तो चाहे वो क्यूब हो चाहे वो हेक्सागोनल हो, कोई भी हो, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो हेक्सागोनल हो, बॉडी का जो एटम होता है, बॉडी का जो एटम होता है वो किसी भी पड़ोसी यूनिट से शेयर्ड नहीं होता, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर में है। मान लो तुम खाए हो, खाना तो आज खाए होंगे ना, तो तुम खाना खा लिए हो भाई, तुम जाओ किसी और के देह में जाके सट जाओ, बॉडी में सट जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारा जो सरफेस पर जर्म्स है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी में खाना घुसा हुआ है वो थोड़े ना शेयर्ड हो जाएगा तुम्हारे पड़ोसी आदमी से, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर का एटम में शेयरिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्यूबिक या कोई भी स्ट्रक्चर हो, बॉडी सेंटर एटम की बात करें, बॉडी सेंटर्ड एटम की बात करें, उसको हम लोग हमेशा एक गिनेंगे, यानी कि उसको हम लोग हमेशा 100% काउंट करेंगे। चाहे वो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में एक एटम हो तो उसको एक गिनना है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में बॉडी में 3 एटम होते हैं तो उसको 3 गिनेंगे, उसमें कोई शेयरिंग नहीं दिखाएंगे। तो ये क्लियर हो गया था का पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, बॉडी सेंटर तक हो गया। तो क्यूबिक में बेसिकली ये 3 बात पर हो गए, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय कभी कभी एडवांस्ड या प्राइवेट बुक सब में या फिर जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक आप लोग लेते हो तो उस बुक में एटम्स एट एज सेंटर भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। तो एटम्स एट एज सेंटर की भी बात करनी है, तो एज सेंटर, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कर लियो। तो ठीक है, हम लोग यहाँ बात करते हैं नंबर 4 की, एटम्स एट एज सेंटर की। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 4th पॉइंट है एटम्स एट एज सेंटर। एज सेंटर पर एटम जो होता है, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक क्यूब बना लिए। तुम ही से पूछेंगे भाई कि अगर घर में एक पिलर हो तो इस एक पिलर से कितने कमरे कॉमन हो सकते हैं, तब मन ही मन आंसर खोजना, तो हम फोटो बनाते हैं। ठीक है, इसके पड़ोस में एक यूनिट सेल डाल दिए, क्या खोज लिया आंसर कि एक पिलर से कितने कमरे बनते हैं? अरे कोई बात नहीं, नहीं खोजा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहां पर एक पिलर की अगर बात करें तो ये वाला भी एक पिलर, एक ही पिलर कहलाएगा, ये वाला भी एक पिलर कहलाएगा। ठीक है ना, ये भी एक पिलर कहलाएगा, ये भी एक पिलर, ये भी एक पिलर, सभी तो एक पिलर ही कहलाएंगे। किसी भी पिलर की बात करते हैं तो खैर ये हम इसी पिलर की बात करते हैं, ये कंप्लीट पिलर है। ठीक है, तो जरा देखो इस पिलर को, इस पिलर में कॉमन जो यूनिट सेल है वो इसके हिस्से में भी है, इसमें भी है,
ये पिलर से ये वाला यूनिट सेल बना हुआ है और इससे ये वाला यूनिट सेल बना हुआ है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये 4 का। यानी एक खुट्टे से अगर हम बात करेंगे तो एक कमरा इधर, एक उसके साइड में, एक उसके साइड में, बीच में एक खुट्टा, यही नजर आएगा। ठीक है ना, मतलब कि एक पिलर से 4 क्यूबिक यूनिट सेल ही शेयरिंग कर सकते हैं। वही हेक्सागोनल की बात करें तो एक पिलर से 3 ही शेयरिंग कर पाएगा। जरा देखो यहाँ पर, अगर हम हेक्सागोनल लेयर बनाते अगर हम, तो तुमको स्पष्ट दिखाई देता। ये बीच से यहाँ से खंभा निकाले हैं, ठीक है ना, ये इस वाले पॉइंट से ये पिलर निकला हुआ है। तो इस पिलर से देखो कितना कॉमन हो रहा है, एक ये, बस 3 हो रहा है ना। तो एक पिलर से यहाँ पर 3 यूनिट सेल शेयरिंग कर रहे हैं मात्र हेक्सागोनल में, जबकि यहाँ पर क्यूबिक में एक पिलर से कितना का शेयरिंग हो रहा है, तो 4 का शेयरिंग हो रहा है। और इसीलिए हम लोग स्पष्ट यहाँ पर कहा करेंगे कि अगर इस यहाँ पर देखो, ये तो कॉर्नर का आइटम हो गया, और इस 2 कॉर्नर के बीच में जो ये एज पर कोई अगर एटम रख दिया जाए, वास्तव में ऐसा होता नहीं बट न्यूमेरिकल के लिए कहेंगे हम लोग, तो इसको एज सेंटर एटम बोलेंगे। यही एटम हमारा कैसा एटम है, एज सेंटर्ड एटम है। और इस एज सेंटर को अगर एक यूनिट सेल में गिनना हो तो कितना गिनेंगे, 1/4 गिनेंगे, क्योंकि ये 4 अदर यूनिट सेल में शेयरिंग कर चुका है, तो पर यूनिट सेल 1/4 गिनेंगे। यानी कि अगर हम एज सेंटर की बात करें तो 1/4 गिनेंगे फॉर ईच यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के लिए हम लोग बात करेंगे, यह खास करके यहाँ पर किसके लिए बात हो रही थी, क्यूबिक के लिए बात हो रही थी। और हेक्सागोनल पर अगर कोई एटम यहाँ पर रख देंगे तो वो शेयरिंग करेगा 1/3 से, यानी कि 3 यूनिट सेल से। तो कितना गिनोगे उसको, 1/3 फॉर ईच यूनिट सेल, उसको हम लोग गिना करेंगे। ठीक है ना, तो क्यूबिक में यहाँ पर एज सेंटर पर कितना एटम आ गया, 1/4 आ गया। अब देखो ये जो सिस्टम तैयार कर लिया, अब यहाँ से हम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को बोलेगा कि BCC में कितना एटम होता है, FCC में कितना एटम होता है, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, बताओ कितने एटम होते हैं। इसको यूनिट सेल कंटेंट बोलते हैं, जिसको Z से इंडिकेट किया जाता है आपके बुक में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूनिट सेल कंटेंट से ही स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद कैसा न्यूमेरिकल रहेगा उस न्यूमेरिकल की भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया, इसको हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सवाल तो देखा ही होगा बुक में, सवाल में आपको यूनिट सेल कंटेंट की हर जगह बात होती है कि बताओ बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितने एटम होते हैं, फेस सेंटर में कितने एटम होते हैं। खासी यहाँ पर तुमको एक चीज़ और पूछ देगा कि मान लो 2 एलिमेंट है A और B, A जो है क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं, B फेसेस पर बैठा हुआ है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। जितने भी सवाल हमने कहा आपको बोर्ड मिटाते समय, उतना सवाल आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ टॉपिक लेते हैं यूनिट सेल कंटेंट, इसको Z से इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों। और ये होता क्या है, तो ये वास्तव में है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नीट के इस बार का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आया था कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन जिसका आंसर तुम लोग अभी खुद बतलाओगे, वो पूछा गया था नीट के एग्जाम में। यहाँ तक कि नहीं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर चलो देखते हैं हम लोग। पहला तो बात करेंगे हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का। इस टॉपिक के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये यूनिट सेल आखिर दिखता कैसा है। तो हम बताए थे सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें केवल कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। तो यहाँ पर जो है पिछले क्लास में ये बताया गया था, क्यूब के केवल कॉर्नर्स पर एटम हो तो ये सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स पर ही एटम है, और एक कॉर्नर पर मैंने कहा कि इसके हिस्से में कितना एटम आ रहा है, 1/8 आ रहा है ना। ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ये जो तुम समझ रहे हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, ये वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। ठीक है ना, तो 2 डायमेंशनली यहाँ पर 1/4 लिखते थे, यहाँ पर 3 डायमेंशनली ये 1/8 होता है, अभी आपने देखा था।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम यानी जेड की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर्स हमारे पास में है और यहाँ पर एक कॉर्नर पर 1/8 एटम है, तो कितना एटम हो गया 1। तो जेड इक्वल टू 1 किसके लिए याद रखोगे, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इक्वल टू 1 हमेशा याद रखा करेंगे। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं बाबू, BCC, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा है कि इसमें एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में एक एटम बैठा होता है। ठीक है, आप लोग बुक में भी इसका फोटो देख सकते हो, ऐसा ही दिखता है। ठीक है ना, और ये ब्रेविस लैटिस के एग्जाम्पल में आता है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जस्ट इसके पीछे वाला जो ब्रेविस लैटिस नाम से टॉपिक से वीडियो बना होगा तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखेंगे, तभी समझ में आएगा यहाँ पर कि ये यूनिट सेल क्या होते हैं, क्या होता है BCC, क्या होता है FCC, ये सब आपको उसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जेड की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो जेड टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पर एटम दो जगह पर है, कॉर्नर्स पर भी एटम है प्लस बॉडी सेंटर में भी यहाँ पर एटम है कि नहीं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स है। पर कॉर्नर कितना एटम है, तो 1/8 एटम। अभी आपने पढ़ा है कॉर्नर पर 1/8 का शेयरिंग होता है। प्लस बॉडी सेंटर में कितने एटम है, 1 एटम है। और शेयरिंग भी कितना होता है, तो 1 का ही होता है, यानी 100%, यानी इसको 1 गिनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कट के कितना, 1 + 1, तो जेड का मान कितना हो गया, 2 हो गया। किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। तो याद रखेंगे यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में जेड का मान कितना होगा, 1 होगा। BCC में जेड का मान कितना होगा, 2 होगा। सिंपल क्यूबिक में जेड का मान 1, BCC में कितना होगा, 2 होगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, कर लिया आपने ना। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला बात करते हैं, यहाँ पर आगे की बात करेंगे। नंबर 3 लिखेंगे हम लोग। नंबर 3 में यहाँ पर आता है फेस सेंटर क्यूबिक, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि एटम्स सभी कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, एटम्स सभी कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, और सभी के सभी फेसेस के गैप में भी एटम यहाँ पर होंगे। फेसेस कहाँ कहाँ पर, तो ये इस 4 के गैप में यहाँ पर ऊपर वाला फेस पर ये एटम हो गया, नीचे वाला फेस पर हो गया, राइट वाले फेस पर, लेफ्ट वाले फेस पर, पीछे वाले फेस पर, और ये आगे वाले फेस पर, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, पीछे आगे, है कि नहीं, दिख रहा है ना। और अभी आपने पढ़ा है कि कॉर्नर तो 1/8 का शेयरिंग करता है, फेस जो है आधा इधर आधा इधर, यानी कि 1/2 का शेयरिंग करता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स एट कॉर्नर्स प्लस एटम एट फेस सेंटर, फेस सेंटर। कॉर्नर्स होते हैं 8, एक कॉर्नर पर 1/8। क्यूब में फेस कितना होता है, 6 फेस, एक फेस पर कितना शेयरिंग होता है, 1/2, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, कितना हो गया जेड का वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया। तो यानी याद कर लेंगे यहाँ पर कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जेड के वैल्यू कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। तो याद रहेगा ना, सिंपल क्यूबिक में कितना एटम होता है, 1 एटम होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना एटम होता है, 2 एटम होता है। और फेस सेंटर क्यूबिक में कितना होता है जी, तो 4 एटम्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका भी फोटो बनाते हैं। हमने कहा था कि ब्रेविस लैटिसिस में हेक्सागोनल एकमात्र यूनिट सेल होता है, इसलिए उसको हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, यानी सिंपल ही उसको बोलते हैं। बट सिंपल नहीं होता है, उसका सेंस ये नहीं केवल कॉर्नर्स पर एटम है, उसके कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही हैं, बॉडी सेंटर में भी एटम होता है और फेस पर भी एटम होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 4 नंबर यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर पढ़े हो, वो तो हम पढ़ाए नहीं अभी, वो तो अगले टॉपिक हम पढ़ाएंगे।
तो अगर पढ़े हो तो सीखे होंगे, नहीं पढ़े हो तो सीखोगे वहाँ जा करके, ठीक है ना। ये हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, पिछले क्लास में दिखाई भी थे स्ट्रक्चर इसका हम, ठीक है। कॉर्नर्स पर एटम तो होते ही हैं और 6 एटम के बीच में यहाँ पर ये एटम होता है, ये एटम से ये 6 के 6 अटैच्ड होते हैं। सिमिलर नीचे में भी होता है इस तरह से, इस तरह से, और इसके गैप में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। 3 एटम इस बीच में बैठा हुआ रहता है, बॉडी सेंटर में ये 3 एटम होता है। तो ये है हमारा हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें पढ़ा है कि फेस तो भाई 1/2 का ही शेयरिंग करेगा, आधा इसमें, इसके ऊपर जो होगा आधा उसमें, ठीक है। कॉर्नर आपने पढ़ा है यहाँ पर 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल में कि 1/6 का शेयरिंग करता है, और बॉडी तो 1 का होता है, ये तो पता ही है। तो जेड का मान क्या होगा यहाँ पर, कॉर्नर्स का एटम, कॉर्नर्स का एटम प्लस बॉडी सेंटर का एटम प्लस फेस सेंटर का एटम। तो जेड बराबर कॉर्नर कितने हमारे पास, तो 6 + 6 12 कॉर्नर्स है, और एक कॉर्नर पर शेयरिंग कितना का 1/6 का शेयरिंग हो रहा है, प्लस बॉडी सेंटर में कितने एटम है 3, और एक शेयरिंग कितना का हो रहा है कंप्लीट, एकदम कंप्लीटली इसी में है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं भी करते समझ में आपको आता ही है, इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है, तेजस्वी हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ बात आराम से समझ लिया करो, ठीक है ना। फेस सेंटर की बात करेंगे तो फेस पर तो हाफ शेयरिंग होता है, और कितने फेस पर एटम है, मात्र 2 फेस पर। तो यहाँ पर कट के ये हो गया 1, ये 3 हो गया, और ये कट के कितना हो गया 2 हो गया। तो जेड बराबर 2 + 3 5, एक कितना हो गया 6। यानी हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। आई होप आपको नंबर ऑफ एटम्स यानी यूनिट सेल कंटेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इतने ही यूनिट सेल के आपको यूनिट सेल कंटेंट यानी जेड का वैल्यू पढ़ना था, यही आपको पूरे सिलेबस में आते रहेगा। इसके अलावा कुछ भी आने वाला आपके सामने नहीं है। सवाल भी अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, चारों पॉइंट्स में से। और ये बात है कि प्रूफ तो करना आपने सीख लिया, बट इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट आप याद कर लो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव कहीं पूछता है तो उसके लिए सॉल्व करना ये कहाँ की बुद्धियाड़ी है। तो इसलिए याद कर लो पूरा, वहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 मार्क्स का पूछा पूरा बनाने लगे इतना सारा कुछ, तो उतना नहीं करना है, डायरेक्ट याद कर लेंगे। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बीसीसी में 2 एटम, एफसीसी में 4 एटम, हेक्सागोनल में 6 एटम। याद रखना इस तरह से 1 2 4 6 बस, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है ना। क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस जो आर है उनमें रिलेशन क्या है, यानी आर का वैल्यू से ए कैसे निकालें, ए के वैल्यू से आर कैसे निकालें, इस पर जाएंगे। पहले एक सवाल बस आप लोग बना लीजिए। तो सवाल जो है यहाँ पर इसी जेड के वैल्यूज़ पर बेस्ड है, यानी कि जो हम लोग यूनिट सेल कंटेंट पढ़ेंगे उसी पर बेस्ड है जेड का वैल्यू, ठीक है ना। बड़ा ही मज़ेदार सवाल आएगा, एकदम अच्छा लगेगा सवाल, ठीक है। तो सवाल में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आप लोग मिल जाएगा बुक में, तो लैंग्वेज खुद पढ़ लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है सवाल को बोल देते हैं एक फोटो के माध्यम से। तो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉब्लम्स बेस्ड रहेगा, जो इस पर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस पर प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा हमारा, ठीक है ना। एमएफ मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहेगा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, मान लो 2 एलिमेंट्स लिया गया है ए एंड बी, ठीक है। अब कंडीशन देखो यहाँ पर नंबर 1 के सवाल में कहता है कि ये ए और बी जो है मिलके क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। पहला कंडीशन लेते हैं कि ए और बी जो है मिलकर के क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है, जिसमें कि हमारा ए का आइटम क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर बैठा हुआ है। ए का आइटम सपोज कर लो कहाँ बैठा हुआ है, क्यूब के सभी कॉर्नर पर बैठा हुआ है। ये जो काला रंग का मार्कर है वो ए एटम को दर्शा रहा है, ठीक है। और बी का एटम जो है सभी फेस पर मौजूद है, ऊपर वाला फेस पर, नीचे वाला पर, लेफ्ट राइट पीछे आगे, सभी फेस पर कौन बैठा हुआ है, तो बी का एटम बैठा हुआ है, ये वाला एटम बी का है। तो बोला कि बताओ इस सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्यारे बच्चे होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यही देखा जाता है कि जो ये ए और बी की संख्या है इसका सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वही कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर H2 एक मान लो कि सिस्टम में, अगर एक सिस्टम मॉलिक्यूलर सिस्टम में अगर H जो है वो 200 है, O 100 है, तो हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे, H 200 O 100, और 200 और 100 का रेशियो ले लेते हैं हम लोग,
200 और 100 का जो रेशियो लेंगे वो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे H2O, O1 को O लिख देते हैं। मतलब कि H2O में क्या हुआ, H और O के जितने नंबर ऑफ एटम्स आए थे उस सिस्टम में उनका हम लोगों ने रेशियो ले लिया। जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ ऐसा ही समझो यहाँ पर भी कि आपको A और B का टोटल नंबर काउंट करना है और सिंपलेस्ट रेशियो लेकर के जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा इस सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है ना। तो A का अगर नंबर की बात करें तो A कितने हमारे पास इसमें है, A है कॉर्नर्स पर, तो 8 कॉर्नर्स है, बट 8 तो है नहीं क्योंकि एक यूनिट सेल में तो यहाँ पर ये 1/8 ही होता है ना। कितना हो गया, 1 हो गया। B की बात करें तो B कहाँ पर है, फेस पर है। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। मल्टीप्लाई कर दी कितना से, तो 1/2 से एक फेस पर 1/2 का शेयरिंग हो रहा है। कितना हो गया, 3 हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, A1 तो लिखते नहीं है, B3। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में नहीं आया, चलिए अगला सवाल करते हैं। नंबर 2 लिखो, एक सवाल और। इस बार हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। उसमें कहा गया कि ये पहले वाला यूनिट सेल ही बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ना, तो इसका कुछ पार्ट झड़ गया। जैसे कि नहीं, जब लोग पुराने होते हैं ना तो उसके दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि मान लो कि ये यूनिट सेल 50 साल के बाद क्या हुआ कि इसके कॉर्नर्स पर एटम रह गए। कॉर्नर्स पर एटम तो थे ही, ठीक है, लेकिन क्या हो गए, मान लो कि 3 जो है एक फेस पर से एटम गायब हो गया। तो यहाँ पर 5 फेस जो बाद बाकी बचा हुआ है उस 5 फेस पर एटम रह गया। बाद बाकी एक फेस एटम क्या हो गया, गायब हो गया। एक फेस का एटम यहाँ पर झड़ के टूट गया। तो अब बोला कि अब बताओ इसका फॉर्मूला वही रहेगा या नया बनेगा। जैसे आदमी का नाम तो वही रहेगा भाई, आदमी का नाम पहले भी रामू था, अभी भी क्या रहेगा, रामू ही रहेगा। लेकिन ये AB3 था पहले, क्या अब वो AB3 रहेगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ भी सेम काम करना है। यहाँ पर ये बैठा हुआ है A और ये बैठा हुआ है B, आपको पता ही है। सवाल कुछ ऐसा पूछेगा कि 2 एलिमेंट्स A and B forms a cubic structure या cubic lattice in which A is present at all the corners and atoms of B are present at all the faces, जैसा इसमें था। अब वहाँ पूछेगा atoms of B are present at 5 faces, ऐसे कर देगा। या कहेगा from the above question if one atom is removed from a surface from a face then what will be the new molecular formula। अगर एक सरफेस पर से एक एटम को गायब कर दिया जाए तब नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो किसी भी रूप में सवाल पूछ सकता है, लेकिन हर कंडीशन में आपको नंबर ऑफ एटम गिनना है। तो नंबर ऑफ एटम गिनने चले यहाँ पर, तो A की संख्या, A चूँकि कॉर्नर पर था तो 8 × 1/8 अभी भी यही है, 1 हो गया। B हमारे पास अब 5 फेस पर ही है, एक फेस पर कितने होते हैं एटम, 2, ये कितना हो गया 5/2। अब बात यहाँ पर ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में B के नीचे 5/2 थोड़े लिखोगे तुम लोग। तो करना क्या है भाई, हम लोग क्या करते हैं, A और B का रेशियो लेते हैं। वो तो यहाँ भी लिए थे, A और B का रेशियो 1:3 आया तो डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ भी रेशियो लेते हैं तो क्या लिखोगे, 1 है ये और ये कितना है 5/2 है। अब आप लोग जानते हो कि रेशियो के दोनों साइड में हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम चीज़ से डिवाइड भी कर सकते हैं, करते ही हैं। अगर यहाँ पर 6 × 2 और 12 होता तो 6 से डिवाइड करके 1:2 लिख देते ना। उसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ऐसा नंबर से करो जिससे हमको बेनिफिट हो। तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। फ़ायदा क्या हुआ, ये से ये खत्म हो गया, बच गया 2 × 5। अब ये इंटीजर में आ गया है वही चीज़, लेकिन किस में आ गया, इंटीजर में, दिखने में अच्छा लगेगा। अब फार्मूला बन गया यहाँ पर A2 और B कितना हो गया 5 हो गया, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा लगा ना, है ना। तो इसी तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ क्या करेगा, मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर नंबर 3 के क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा पूछ देगा, मान लो कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ज़रा देखोगे यहाँ पर अच्छे से, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें जो है एक कॉर्नर्स पर है, एक कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर्स पर बैठा हुआ है। इसमें जो है कहेगा B जो है वो 4 फेस पर बैठा हुआ है, B फेसेस पर बैठा हुआ है, कितना 4 फेस पर। और एक और एटम यहाँ पर C ले लेते हैं, ये अपने मन से बना दिए हम लोग, ठीक है ना।
सी लिए हैं यहाँ पर एटम, जो कि यहाँ पर एज पर बैठा हुआ है, एज सेंटर पर, और वो भी कितना एज पर, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये जो बैठा हुआ है 8 एजेस पर बैठा हुआ है, एज सेंटर एटम है। तो बताइए यहाँ पर ये सी मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, अब बताओ कि ए बी सी के टर्म में इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ए बी सी के टर्म में बताओ, अब यहाँ ए कुछ ना कुछ होगा, बी कुछ ना कुछ होगा, सी कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा। तो आपको सेम काम करना है, काउंट करना है, और इस बार तीनों रेशियो लेना है आपको। 3 रेशियो लेकर के जो भी नंबर आए, अगर कटाना मल्टीप्लाई ही करना हो तो तीनों में होगा, डिवाइड ही करना होगा तीनों में होगा, सब कुछ तीनों में होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा वो आंसर करना है और कमेंट में लिखना है। इसको हम नहीं बताएंगे, कमेंट में लिखना है इसको, ठीक है ना। हम देखते हैं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक के पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए। अब हम लोग फ्री हैं पूरी तरह से बिल्कुल अगले टॉपिक में जाने के लिए, जो हमारा टॉपिक आने वाला है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर जाकर के थोड़ा सा आप लोग चाय पानी कर लीजिए, फिर आइए वीडियो देखने के लिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। जाना नहीं भाई, वीडियो है तुरंत, यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल में टॉपिक आया है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर। इस पर सवाल आपको पूछेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले तो हम ये बतला देते हैं आपको कि सिंपल क्यूबिक के लिए ए इज इक्वल टू 2r होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए प्रूव करेंगे ए इज इक्वल टू 2r। याद रखिए, यहाँ पर इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। बीसीसी में प्रूव करेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू 4r/√3, एंड एफसीसी में करेंगे हम लोग ए इक्वल टू 4r/√2। ये 3 पहले क्यों लिखा दिए हैं, क्योंकि आपको याद ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद ही करना है। जहाँ तक ये रही प्रूफ की बात, वो तो देंगे ही, बट इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट आपको कहीं सवाल में पुट करने पड़े तो वहाँ पर आप खुद प्रूफ करने ना चले जाएं, इसलिए इसको याद ही करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग, नंबर 1 लेते हैं सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आपने तो ये सीखा ही है कि ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें कि केवल कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। आप तो ये जानते ही हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ होते हैं, तो केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। अब एटम्स जब कॉर्नर पर होते हैं तो ये वास्तव में, अगर इस वाले हम पॉइंट को यहाँ दिखाते हैं, अगर इस फेस को अगर दिखाना चाहें तो क्यूब है तो हर फेस कैसा होगा, स्क्वायर फेस होगा। और वास्तव में ये एटम इससे जुड़ा हुआ, ये एटम इससे जुड़ा हुआ, ये इससे सटा हुआ है। जस्ट इमेजिन करो कि मिठाई मिठाई सटा कर रखे हुए हैं हम लोग। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं रहा, बचपन में नहीं सीखे थे, इसी कारण से। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, और एक यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वास्तव में कुछ ऐसा है, हर एक तरफ से 4 इधर 4 इस पर चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा एज लेंथ ए है। और गौर से देखो तो यही यहाँ से यहाँ तक एक एटॉमिक रेडियस है, यहाँ से यहाँ एक एटॉमिक रेडियस है। कोई चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ स्पष्ट है ए इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए डायरेक्टली याद करके रखेंगे ए इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। यानी कि अगर एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है तो किसी भी यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल सकते हैं, या यहाँ से r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a/2। अगर एज लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछेगा कि सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेज इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज 54 पिकोमीटर, देन फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सवाल अगर नहीं सुने तो फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिपीट करके सुन करके उसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट में चिपका दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर हमने कहा वो याद रखिएगा, सवाल किसी भी कोई एलिमेंट रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, वो किस यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है उसको ध्यान में रखना है बस। देखिए सिंपल क्यूबिक है, तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। देखिए बीसीसी है, तुरंत ये वाला लगा दिए। देखिए एफसीसी है, तुरंत ये वाला लगा दिए, चाहे एलिमेंट कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू 2r याद रहेगा। अब दूसरा नंबर यहाँ लेते हैं हम लोग एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पर तो पढ़ा है आपने कि एफसीसी में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पर भी होते हैं, एटम्स कॉर्नर पर भी होते हैं, साथ ही साथ 6 के 6 फेस पर होते हैं। एटम्स कॉर्नर पर भी है और 6 के 6 फेस पर है, पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस, ठीक है। अगर अब इस वाले फेस को हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा है। इस बार जो चूंकि फेस पर गैप में एटम घुस गया है तो कॉर्नर का एटम जो है ना थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये फेस का जो एटम होगा वो सभी कॉर्नर के एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से? कुछ इसी तरह से एडजस्ट कर लोगे अपने आप में, ठीक है ना, सटा हुआ रहता है। तो क्या अगर ये यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस है और ये पूरा एज लेंथ a है, तो क्या इस बार a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हो या डायरेक्ट a से r निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, गैप बचा हुआ है। फिर कैसे प्रूव करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 10th क्लास में तो मैथ पढ़े होगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ABC। अब इस ट्रायंगल के लिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा एटम कंटिन्यूअस है, और चूंकि एटम कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर एक रेडियस है, इसमें डायमीटर है पूरा का पूरा, तो 2 रेडियस हो गया, और यहाँ पर 1 रेडियस है। तो कितना रेडियस हो गया इस लाइन पर? 4 रेडियस हो गया। इसका वैल्यू a के टर्म में निकाल लेंगे, फिर हम लोग उसमें रिलेशनशिप लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर AB क्या है? एज लेंथ है, AB एज लेंथ है, तो AB का वैल्यू भी A है, BC का वैल्यू भी क्या है? A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब AC का वैल्यू कितना हो गया? R के टर्म में 4R, अभी आपने देखा, 2A स्क्वायर है, रूट लगा दिए, 4R इज इक्वल टू कितना हो गया? √2। A स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। देयरफॉर या तो R इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग √2A/4, या फिर A इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 4R/√2। आप लोग हर चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। और कहीं कहीं तो आप लोग देखोगे बुक में क्या करता है, ये √2 से कटा देता है 4 को, तो यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 2√2R हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पर कटाएगा तो 2√2 से, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू A/2√2। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एक को याद कर लो, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। खाली याद रखना यहाँ पर कि सिंपल क्यूबिक में A इक्वल टू 2R होता है, FCC में A और R में रिलेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू 4R/√2 होता है। बस इतना याद रखना, अपने आप हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब चलिए बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक में AR में रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, बॉडी सेंटर क्यूबिक में AR में रिलेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पर इन सबसे अलग होता है, थोड़ा सा, बट एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि आपका जो यहाँ पर FCC में जो 4R/√2 लिखा हुआ है, BCC में खाली यहाँ पर √2 और √3 का फर्क है, 4R/√3 निकलेगा BCC में। जरा देखोगे इसकी फोटो का अच्छे से गौर से देखोगे, समझ में आ जाएगा। तीसरा बात करने वाले हम लोग BCC लैटिस के बारे में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक BCC बनाते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम कैसा है? क्यूबिक है कि क्यूबॉइड है? क्यूबिक है ना, चलो क्यूबॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो कि तुम इसी डब्बा में बैठे हुए हो, अपने आप को इस डब्बा में तुम देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो तुम बैठे हो इस रूम के अंदर में, और रूम के अंदर तुम बैठे हुए हो तो तुमको दिख रहा है कि ये सभी कॉर्नर पे एटम है, कंसीडर कर लो, और बॉडी सेंटर है तो यहाँ बीच में भी एटम होगा, ये भी कंसीडर कर लो, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि कॉर्नर के एटम सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन ये बॉडी का एटम 8 से अटैच्ड है। ये 8 से क्या है? जुड़ा हुआ है, 8 से। नीचे 4 से भी रखा हुआ ऊपर में, और ऊपर का 4 20 पर रखा हुआ है। तो थोड़ा कंसीडर करो थोड़ा सा यहाँ पर। ये है तुम्हारा रूम, इस रूम का ये वाला कॉर्नर पर गए, बाहर के दीवार का नीचे वाला कॉर्नर है, और ये पीछे का दीवार का जस्ट अपोजिट वाले दीवार का ऊपर का कॉर्नर है। तो ये उस कमरे के पेट से होते हुए एक लाइन खींच रहे हैं जो इसके एटम से होते हुए जाएगा, कुछ ऐसे। तो जाहिर सी बात है जब ये लाइन खींचेंगे तो ये रूम के डायगोनली अंदर से गया होगा,
तो अगर उसके ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो बेस बनेगा ये हमारा, है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। बेस हमारा ये वाला जो रेड लाइन बनाया है वो हमारा बेस बन जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब जरा इमेजिन करो कि यही लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि यहाँ पर ये एटम इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इस लाइन पर कंटिन्यूअस यहाँ पर एक रेडियस इसमें पकड़ाएगा, एक रेडियस इसमें, और इसमें 2 रेडियस, तो मतलब इस पर कितना रेडियस हो गया, 4 रेडियस हो गया। 4r लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब मान लेते हैं ये हमारा a है, ये b है, ये c है। ए बी जो हमारा एज लेंथ है इसका वैल्यू a है, ठीक है, लेकिन बी सी तो हमारा एज लेंथ नहीं है ना, बी सी को कैसे निकालेंगे भाई। तो बी सी देखो जरा तुम यहाँ पर, अगर इसको तुम डी मान लो इस पॉइंट को, तो नीचे वाला ये ट्रायंगल बी डी सी जो है उसके लिए यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बी सी हाइपोटेनियस है, यानी कि सामने वाला जो मेन ट्रायंगल है उसका बेस नीचे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो पहला काम क्या बनना चाहिए यहाँ पर, इसको निकालेंगे, फिर हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको निकालते पहले BC को निकालते हैं। तो BC हमारा एक हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल BDC, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD, BD भी क्या एज लेंथ है, CD भी एज लेंथ है, A है। तो BC स्क्वायर में BC क्या हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा रूट 2A। यहाँ से क्या निकल गया कि हमारा जो ये BC है वो कितना है, रूट 2A है। अब निकल गया है, ये A है, ये रूट 2A है, तो अब ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ करते हैं 9 इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, BC कितना निकाले हो, रूट 2A उसका स्क्वायर प्लस AB कितना पहले से है, A स्क्वायर। अब AC हमारा है 4R, और ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4R बराबर रूट 3A स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 4R बराबर रूट 3, तो रह गया अंदर में ही, A स्क्वायर A बन गया, देयरफॉर A बराबर कितना हो गया, 4R बटे रूट 3 हो गया। या यहीं से चाहेंगे तो R बराबर लिख सकते हैं, R बराबर रूट 3A बटे 4। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा, प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पर A इक्वल टू कितना निकल गया, 4R बाय रूट 3। तो यहाँ पर देखो रूट 2 और रूट 3 का फर्क है FCC और BCC में बस। तो अब इस पर सवाल कैसा रहेगा, तो सवाल बस यही रहेगा, फाइंड द एज लेंथ और फाइंड द रेडियस, ठीक है। एटम कुछ भी दे देगा, सोडियम दे देगा, क्रोमियम दे देगा, आयरन दे देगा, कुछ भी क्रिस्टल दे देगा, लेकिन तुमसे पूछेगा फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इफ एटॉमिक रेडियस इज दिस, और फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस। और तुमको लिखा हुआ रहेगा कि जो एटम है वो किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो कोई एटम उससे मतलब नहीं है, हमारा यूनिट सेल कैसा है वो देखना, उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला लगा देना, और जो फॉर्मूला में एक चीज़ दिया हुआ है उसको पुट करके दूसरा चीज़ निकाल लेना। तो ये तुम्हारा इसमें NCERT का बहुत सारा सवाल इसमें बन सकता है। तो आप यहाँ तक अभी जो है आप लोग इसको क्लियर कर लो। क्लास थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी और जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। आप यहाँ तक जो है ये 2 टॉपिक आज हमने किया, पसंद आया कि नहीं आया आप कमेंट में ज़रूर रखें। यहाँ पर आपको क्लास हमारा कैसा लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस क्लास में और क्या नहीं, जो भी है आप वहाँ से आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, उसमें फ्री है आप, ठीक है। और उस पर विचार ज़रूर किया जाएगा। और फाइनली जो हम लोग अगला क्लास करेंगे वो क्लास में कौन सा टॉपिक आपको ऐड करना है, और तो वो भी आप लोग कमेंट में पहले से करके दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट करें।